आदाब, ये है समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। मैं हूं सैयद फैसल अली और तकरार में आज मेरे साथ मौजूद हैं बदरुद्दीन अजमल साहब। वो नाम जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, वो बदरुद्दीन अजमल जिन्होंने दीनी हल्के से निकलते हुए सियासत के मैदान में भी अपना परचम लहराया है। वो जमीयत उलमा हिंद के आसाम के सदर हैं और देवबंद के शुरा के मेंबर हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने एक बहुत बड़ा कारनामा जो अंजाम दिया है वो ये है कि मुसलमानों के हवाले से एक बड़ी सियासी जमात बनाई है जिसका नाम है ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। 2005 में यह जमात बनी है और अब तक के सफर में काफी बेहतर इसने कारकर्दगी की है, और इस साल जो इलेक्शन हुए हैं उसमें इनकी 3 नशिस्तें रुकन पार्लियामेंट के तौर पे आसाम से चुन के आई हैं। अजमल साहब, आपका खैर मकदम है। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे बदरुद्दीन अजमल साहब कि वो क्या वजह थी, वो कौन से हालात थे जब आपको इस बात का एहसास हुआ कि एक इस तरह की पार्टी को तश्कील करना और इस तरह की पार्टी का लाना जरूरी है? देखिए, पार्टी के बारे में हमने कभी जिंदगी में तस्वुर में भी नहीं सोचा। आपको मालूम है, दारुल उलूम देवबंद के हमारे जमीयत उलमा के सदर हजरत मौलाना असद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो मेरे पीर मुर्शिद थे। उन्होंने यहाँ दिल्ली में उदित राज साहब को लेकर और रामलीला मैदान वगैरह को भरने की कोशिश की, और उस वक्त उनका एक वो हो गया था, एक मुसलसल एक फिक्र हो गई कि देखिए यहाँ 85% जो लोग हैं बेचारे पिछड़े हुए लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, उनके ऊपर सिर्फ 15% के लोग हुकूमत कर रहे हैं, और जो जुल्म और इंसाफ हो रहा है और नाइंसाफी हो रही है उसके खात्मे के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी होना जरूरी है। उन्होंने उसके लिए बड़ी दिल्ली में बड़ी कोशिश की और पूरे सबको मुत्तहिद करने के लिए सिख भाइयों को बुलाया, दलित भाइयों को बुलाया, क्रिश्चियनों को बुलाया, और हमारे सामने एक एक बर्तन पे खाना खाया, सिर्फ इसलिए कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद हो और माइनॉरिटीज के लोग एक हों। उसी मिशन का एक हिस्सा है कि आसाम में इलेक्शन 2006 का सामने था। हजरत ने फरमाया कि भाई मैं ये चाहता हूँ कि आसाम में इलेक्शन सामने है और कश्मीर के बाद मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा है, 33% वहाँ है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि वहाँ हम एक्सपेरिमेंट करें एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में। तो हजरत ने मुझे हुक्म दिया और ये कहा कि भाई देखो, ये कांग्रेस पार्टी वहाँ है, हुकूमत में है, और ये तुम्हें मारने की भी कोशिश करेंगे, ये तुम्हारे बिजनेस को बर्बाद कर देंगे, तुम्हारी फैमिली को खत्म कर देंगे, ये सारे चैलेंजेस तुम्हारे सामने आएंगे। उसके बाद भी अगर तुम्हारे दिल में हिम्मत है, घर वालों से मशवरा करो और इजाजत है तो मैं चाहता हूँ ये एक्सपेरिमेंट तुम्हारे जरिए से मैं करूँ। हमारे वहाँ के जो गुवाहाटी का सबसे बड़ा मैदान था, उस मैदान के अंदर प्रोग्राम था, चीफ मिनिस्टर उसके अंदर मौजूद थे, आसाम के मसाइल थे, तो उन्होंने साफ कहा कि मैं तो चीफ मिनिस्टर को चैलेंज करूंगा और 6 महीने का टाइम दूंगा। अगर वो 6 महीने के अंदर जो मुतालबात हमारे हैं, 50 साल से ये लोग हम लोग जब दे देते हैं तो ये ले जाके कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं। ये इंतहाई अफसोस की बात है। मैं चीफ मिनिस्टर को बाकायदा चैलेंज करने जा रहा हूँ, अगर वो जो है 6 महीने के अंदर इन मुतालबात को मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम इनकी सरकार को जो है ब्रह्मपुत्र में फेंक देंगे और हम तुम्हें हुक्म करते हैं तुम पॉलिटिकल पार्टी बनाओ। तो उस वक्त मैंने ये कहा कि कलंदर हरचे गोयत दीदा गोयत, आप हमारे पीर हैं, आप अगर कहेंगे कुएं के अंदर कूद जाओ तो मैं ये समझूंगा कि वहां से भी हमें इंशाल्लाह कोई ना कोई अल्लाह कामयाबी का रास्ता देगा। तो हजरत ने बड़ी दुआएं दी, घर वालों से हमने मशवरा किया और करने के बाद 6 मरतबा 6 महीने में हजरत के हुक्म से हमने गोगोई साहब को खत भेजा कि ये हमारे मुतालबात है, ये हमारे मुतालबात। आपके मुतालबात क्या थे? मुतालबात आसाम के मुसलमानों के जो मसाइल थे, एक तो फॉरेनर्स का इशू था, एक बुटी वोटर्स का इशू था, उसके बाद जो है आपके ब्रह्मपुत्र नदी का मामला था, मुसलमानों के रिजर्वेशन की बात नहीं, हजरत ये कहते थे पॉपुलेशन पैटर्न पे ऊपर जहां जैसी आबादी हो आप सबको रिजर्वेशन दीजिए। तो ये सब मुतालबा ऐसे थे जो 50 साल से चल रहे थे। और मुसलमानों का बांग्लादेशियों का मसला, IMDT उस वक्त बहुत गर्म था, तो हमारे पार्टी जब बनी तो उस वक्त IMDT उससे पहले स्क्रैप हो गया था, वो हमारा इशू नहीं बना, लेकिन उस वक्त IMDT का भी एक था कि इसको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट आसाम खास करके, हजरत का दुख ये था कि मैं भी कांग्रेस में रहा हूँ, 3 मरतबा मैं राज्यसभा का मेंबर बना और मेरी इतनी पहचान के बाद कांग्रेस वालों ने हमारी एक नहीं सुनी, आसाम के मसाइल को वो कैबिनेट में लाके दिल्ली में उनके नहीं, मैं इसको मुकम्मल करूं, इसके बगैर बैकग्राउंड का नहीं पता चलेगा कि हजरत का ये कहना था कि दिल्ली सरकार पे हमने प्रेशर डाला आसाम गवर्नमेंट के ऊपर कि इन मुतालबात को वंस फॉर ऑल आप खत्म कर सकते हैं, एक जगह पे ले जाके एंड करिए, नहीं तो ये जिंदगी भर यहाँ के मुसलमान परेशान रहेंगे। हुकूमत ने नहीं मानी। उसके बाद हजरत ने इजाजत दी कि भाई अब आप लोग पॉलिटिकल पार्टी बनाइए, मेरी दुआएं साथ में। लेकिन अफसोस की बात है कि उसके बाद हजरत लीबिया गए और उनका एक्सीडेंट हो गया, व्हील चेयर में आ गए, और रमजान के बाद हमारी पॉलिटिकल पार्टी का अनाउंसमेंट हुआ
हम लोगों को मैदान में उतरने से पहले हजरत बेहोश होके ऑल इंडिया मेडिकल में आ गए, और उसके बाद जो है वो हम लोग पॉलिटिक्स इलेक्शन में उतरे। हजरत का ये कहना था कि मैं इस पार्टी के लिए गांव गांव घूमूंगा, अगर मैं चल नहीं पाऊं तो लोगों से कहूंगा चरपाई के लिए पहले मुझे घुमाओ, लेकिन मैं इस पार्टी को जिता के लाना चाहता हूं। और वाकई अगर हजरत मैदान में निकल गए होते तो मैं समझता हूं कम से कम 25 सीट हमारी आती, उसके बावजूद भी 10 सीटें आई। लेकिन आपकी बात चीज से जो तासुर आ रहा है वो ये कि कहीं ना कहीं मदनी साहब, मौलाना मदनी को ये लग रहा था कि कांग्रेस मुसलमानों के साथ छल कर रही है, धोखा कर रही है, और उसको जो उसका हक है बिल्कुल निराश थे, वो नहीं दे रही है। आपने कहा कि वो निराश हो गए थे, बिल्कुल मायूस हो गए थे। तो ये बात पहले, जैसे अभी आपसे बातचीत हो रही है, लेकिन ये बात कभी भी बहुत ज्यादा वजाहत के साथ आज की जो जमीयत उलमा हिंद है वो इस बात को नहीं कह रही है। क्या वजह है? देखिए, ये तो यहाँ के सेंट्रल पॉलिसी का मामला है। इस मामले में हमें पॉलिटिकल, जमीयत जो है कभी भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं रही, नॉन पॉलिटिकल पार्टी है। हाँ, लेकिन मौकफ तो उनका होना चाहिए। लेकिन मौकफ यह है कि जमीयत की तरफ से, जैसे इसाक संबली साहब थे वो सीपीआई सीपीएम से थे, हजरत मौलाना हमारे रहमतुल्लाह अलैह वो कांग्रेस से रहे पूरी जिंदगी में, और उसके बाद दूसरे और हमारे मौलाना हिफ्जुर्रहमान साहब रहे रहमतुल्लाह अलैह। तो पार्लियामेंट में या पॉलिटिक्स में एक्टिव जाती एतबार से पर्सनली कोई भी जा सकता है, किसी भी गैर सेकुलर फोर्स के साथ न जाए, सेकुलर किसी भी पार्टी का मेंबर बन सकता है, ये जमीयत की पॉलिसी। आपने बातचीत के दौरान ये कहा कि कहीं ना कहीं जो इन्फिल्ट्रेटर का और बांग्लादेशी का या बर्मीज का जो मुद्दा है वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और वो भी आपकी पार्टी बनने में कहीं ना कहीं पस मंजर में वो भी था। ये मुद्दा आखिर है क्या? ये मुद्दा देखिए, हमारे हिसाब से ये हकीकत में हमारी पार्टी का और हमारी जमीयत उलमा का ये मौकफ है साफ कि असम अकॉर्ड हुआ था 1971, 25 मार्च को डेडलाइन बनाया गया था। राजीव गांधी जी के साथ 1995 में असम अकॉर्ड हुआ, उसमें आसू के लोग थे, एजीपी के लोग थे, कांग्रेस के लोग थे, सीपीआई सीपीएम उस वक्त की जो पार्टियां थी वो थी। हमारी पार्टी उस वक्त वजूद में नहीं थी। सब लोगों ने मिलकर, जमीयत उलमा ने और जो भी गैर मुसलमानों के और भी जो गैर पॉलिटिकल पार्टियां, सब लोग इससे मुत्तफिक थे। ये आसाम अकॉर्ड हो गया, वंस फॉर ऑल ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि 1971 25 मार्च इसको डेडलाइन बना दिया गया। इसके एक दिन बाद भी अगर कोई लोग आए हैं उनको रहने दिया जाए, उसके बाद के लोगों को हटाया जाए। उससे पहले एक दिन पहले जो लोग आ गए दे शुड बी ट्रीटेड एज ए इंडियन नेशनल। एक दिन बाद भी कोई अगर आ गया तो उसको बांग्लादेशी के हिसाब से ट्रीट किया जाए। ये सारे लोगों ने माना, और इसी के ऊपर आगे चल के अफसोस की बात है एजीपी हुकूमत में आई 2 मरतबा बांग्लादेशियों को भगाने के लिए, और बांग्लादेशियों को भगाने के लिए यहाँ पे आपको रोकना पड़ेगा, वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बहुत अहम बातचीत हो रही है किस तरह से एजीपी इसी बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर के मुद्दे पर जीत के आई और उसने क्या किया, ये जानने की कोशिश करेंगे बदरुद्दीन अजमल साहब से ब्रेक के बाद। का सवाल, वो कौन सी जगह है जिसे वैली ऑफ शेफर्ड्स के नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए वेरिनाग, ऑप्शन बी डेक्सुम, ऑप्शन सी गुलमर्ग या ऑप्शन डी पहलगाम। सही जवाब देने के लिए मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप करें FST, स्पेस दें, अपना नाम टाइप करें, फिर स्पेस दें, अपना जवाब A, B, C या D टाइप करें और भेज दें 59090 पर। सही जवाब देने वाले को दिया जाएगा कश्मीर समर फेस्टिवल 2014 में पैराग्लाइडिंग, ज्वेलरी नुमाइश और मुतादिद तफरीही प्रोग्राम्स के मुफ्त टिकट। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। हम बातचीत कर रहे हैं AIUDF के प्रेसिडेंट बदरुद्दीन अजमल साहब से। बदरुद्दीन साहब बता रहे थे किस तरह से AGP बरसर इक़्तिदार आई बांग्लादेशियों के नाम पे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ जानते हैं अजमल साहब से। जी, इसका पस मंजर ये है कि 1985 में पहली मरतबा AGP पावर में आई। 83 से ये आंदोलन इनका शुरू हुआ, 85 में सिर्फ बांग्लादेशियों को खदेड़ने के इशू के ऊपर इनको 100% मैंडेट मिला। उस वक्त फसाद हुआ बहुत बड़ा, 1993 में फसाद हुआ। कोई ऐसी वजह नहीं थी कि वो एक एक आदमी एक एक घर में जाके तलाशी नहीं ले सकते थे।
उन्होंने सबसे बड़ा रिकॉर्ड ये कि उन्होंने 1985 से 1990 तक 5 साल की हुकूमत की जी। और बगैर किसी ऑपोजिशन की हुकूमत किया। जैसे आज पार्लियामेंट में उससे भी ज्यादा बहुमत उनको जाहिर सी मिला। बात है, प्रफुल्ल महंता को बहुत बड़ा बहुत बड़ा वो मिला था। तो 1996 से जो 1985 से 1990 तक उन्होंने क्या किया, आइडेंटिफाई किया 6724 जो असेंबली के रिकॉर्ड से मैंने नकल किया। असेंबली के रिकॉर्ड में यह है कि उनको पूरे 5 साल मिलने के बाद 6424 के बारे में कहा गया, ये आइडेंटिफाई हुआ। नहीं, मैं आ रहा हूँ। और डिपोर्ट किया ओनली 520, जबकि कोई सैकिया साहब ने एक मरतबा कह दिया 30 लाख बांग्लादेशी है। उसके बाद यहाँ के अपना एक गवर्नर साहब थे जो बाद में कश्मीर में आए, उन्होंने कह दिया कि 50 लाख है, किसी ने कह दिया 80 लाख है। तो पूरे मुसलमानों की इस वक्त आबाद भी करोड़ के ऊपर की बात है। तो इसका मतलब ये कहना चाहता है कि आसाम में कोई मुसलमान इंडियन है ही नहीं। तो अगर ऐसी बात है तो प्रफुल्ल महंता साहब को दूसरी मरतबा जो हुकूमत मिली वो 1990 से क्या नाम है आपके 96 से 2000 में मिला। उस वक्त तो ये तादाद और कम हो गई, ये कहाँ चले गए सब लोग। तो उस वक्त ये तादाद हो गई, खाली पूरे 5 साल में 902 उन्होंने आइडेंटिफाई किया और 102 आदमी को डिपोर्ट किया। तो हमारा ये कहना है इस दलील के साथ कि ये एक हुकूमत जब कोई उनके पास रुकावट नहीं थी, और उस वक्त होम मिनिस्टर पहली मरतबा होम मिनिस्टर जो है अडवाणी जी थे दिल्ली में, और उनकी छात्र छाया में वो मिनिस्ट्री बनी थी बाकायदा। तो इसलिए कोई ऐसी रुकावट नहीं थी। एनडीए दिल्ली में थी, उनके सहयोगी दल एजीपी आसाम में, उनके लोग इनकी मिनिस्ट्री में थे। और उसके बाद उन्होंने जो है बमुश्किल 6724 लोगों को आइडेंटिफाई किया और 521 लोगों को डिपोर्ट किया। तो इससे ये पता चलता है कि ये हकीकत दूसरी मरतबा पूरे 5 साल मिला, 902 को उन्होंने आइडेंटिफाई किया और 102 को डिपोर्ट किया। तो हमारा ये कहना है कि ये एक पॉलिटिकल इश्यू है। जब जब इलेक्शन आता है इसको इश्यू बनाया जाता है वोट बैंक बनाने के लिए। एक तो ये कि कांग्रेस की उस वक्त ये हुकूमत पॉलिसी थी कि इन लोगों के ऊपर हमेशा ये बांग्लादेशी का तलवार लटका के रखो, जैसे जैसे इलेक्शन आएगा हम इनको ब्लैकमेल करेंगे, ये सारे वोट लाके हमको दे देंगे। वहां का एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी और है, ब्रह्मपुत्र नदी जी 25-30 साल में 1,24,750 से ज्यादा हेक्टेयर जमीन को बर्बाद कर चुका है। 30 लाख लोग बेघर हुए। अब ये जो बेघर होते हैं मेरठ में है, आपके दिल्ली में है, लखनऊ में है, बम्बई में है, पूरे हिंदुस्तान, वेस्ट बंगाल में, पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों के पास इनके वेयर अबाउट्स मालूम है। जैसे ही इलेक्शन आता है ट्रेन भर भर के इन लोगों के लिए भेजा जाता है और वो जाते हैं और जाने के बाद वोट डाल के आते हैं। वोट बगैर किसी वैलिड डॉक्यूमेंट के नहीं डाल सकता, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मामला है और इलेक्शन कमीशन नहीं मानता। इसका मतलब इनके पास वैलिड कागजात है, लेकिन चूंकि नदी के टूटने की वजह से वो बेचारे बेघर हो गए, उनका अभी किसी को पता ही नहीं है। तो जो जहां मिलता है उसको फौरन यहाँ दिल्ली में पकड़ के उनको मारा जाता है, ये बांग्लादेशी आ गए। मेरठ में मारा जाता है, बांग्लादेशी आ गए। लखनऊ में, बम्बई में, जहां उनको पढ़ा जाता है बांग्लादेशी के नाम से, जबकि उनके पास डॉक्यूमेंट होता है वही पुलिस वाले। आप ही की बात से मैं ये बात कहूँ, बदरुद्दीन अजमल साहब ये बात भी बहुत कह रहे हैं, और जो हमारे हसास अदारे हैं, जो आईबी और रॉ के लोग हैं, वो भी इस बात को बार बार कहते हैं कि बांग्लादेशी आते जरूर हैं आसाम के हवाले से, और उस जरिए से आते हैं, बॉर्डर है आपका, और उसके बाद पूरे मुल्क में फैल जाते हैं, और पूरे मुल्क की जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसके लिए ये खतरा है। और आसाम के हद तक तो उनका ये कहना है कि आसाम का जो सोशल फैब्रिक है, जो तवाजुन है, वो बिगड़ रहा है। बदरुद्दीन अजमल या उनकी पार्टी या जो मुस्लिम जमात है वो उनकी बात इसलिए नहीं करती है कि वो उनका फायदा उठाते हैं। आप कैसे कहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हमारी पार्टी जब से बनी, अभी हमारी पार्टी को 9 साल ही हुए। इससे पहले जमीयत उलमा तो शुरू से ही है, आज 60-65 साल से उससे ज्यादा जमात है। हमारी पार्टी ने, पॉलिटिकल पार्टी हो या नॉन पॉलिटिकल पार्टी, हमेशा ये कहा है कि आसाम अकॉर्ड जिस दिन का हुआ 1971 25 मार्च, उसके बाद एक भी अगर कोई बांग्लादेशी आया तो उसको वापस भेजा जाए। उसको चाहिए आप डिटेंशन कैंप में ले जाइए, उसकी डिपोर्ट करिए, लेकिन डिपोर्ट करने का कोई तरीका भी तो हो, क्योंकि आप एक फॉरेन इशू है। मतलब आप बिल्कुल वाज़ेह हैं इस बात में, आपको कहीं कोई कंफ्यूजन? हमें इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसको पकड़ा जाए 71 के पहले आए, लेकिन कानून के माध्यम में होना चाहिए। कानून के माध्यम में होना चाहिए। उनके पकड़ने का भी तरीका, बांग्लादेश को भी इकरार करना चाहिए कि हमारे लोग आए हुए हैं। दूसरी एक बात हमने जब क्लियर कर दिया कि हम एक भी बांग्लादेशी के पक्ष में नहीं है। नंबर 1, जब से आजाद मुल्क हुआ है ये लोग
बॉर्डर को फेंसिंग की बात करते हैं। हमारी पार्टी ने पहली मर्तबा कहा, आज मैंने पार्लियामेंट में भी कहा कि ये फेंसिंग वाला रास्ता बंद कीजिए। ये पैसे लूटने के धंधे हजार हाथ करोड़ों नहीं अरबों रुपया जो है बर्बाद हो चुका है, इसको बंद करिए, आप इसको सील करिए, पूरे बॉर्डर को सील करिए। क्या परेशानी है, सब जमीनी है, इसके ऊपर आप बॉर्डर को सील कर लीजिए, आपके लिए कोई मसला नहीं है। सील करने से आपका क्या मुराद है? बॉर्डर सील कर दे एकदम पूरा, पत्थरों से दीवार बना दे, दीवार बना दे। ये तो कांटों का आप रखेंगे तो बेचारे गरीब लोग हैं, जैसे गाजा में बन रही है, बिल्कुल बना दे, उसमें क्या परेशानी। वंस फॉर ऑल ये मामला सेटल होना चाहिए। इसी तरीके से दूसरा एक सवाल है कि आज बांग्लादेश में, जहां तक शायद आपको भी पता होगा और आप लोगों के पास ज्यादा, हमारे से ज्यादा इल्म होगा, बांग्लादेश में अगर 5 मर्द घर में पैदा हुए, 5 बच्चे मर्द पैदा हुए, तो शायद 6 वहां किसी न किसी गल्फ में या अमेरिका में या लंदन में या पेरिस में या फ्रांस में, उन ममालिक में लिए उनके पूरे दरवाजे खुले हुए। आसाम में, आसाम की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है और बांग्लादेश का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, माश के एतबार से बात, माशी एतबार से उनके लिए कोई बहुत अच्छी जगह नहीं, ये बुरी जगह है, सबसे बुरी जगह है। यहाँ लोग वैसे ही भूख से मर रहे हैं। यहाँ की पॉवर्टी अगर आप लाइन देखेंगे तो उससे बहुत नीचे गिरा हुआ है। वहां के घर अगर कोई जाता है तो हमारे स्पीकर साहब आसाम के गए थे, उन्होंने आके कहा ये लोग पागल है। लेकिन अजमल साहब ये तो मानिएगा कि इस वजह से वहां पे कहीं ना कहीं बहुत एक हालत ऐसे हो गई, खाना जंगी की हालत हो गई है। आप कोकराझार में देखें किस तरह से राइट्स हुए, किस तरह से कत्लो गारत हो रहा है, वो लोग मारे जा रहे हैं। तो आखिर इस मसले का हल तो होना है। एक दूसरी बात ये कि जो अभी कुछ महीने कबल और उससे पहले जो कोकराझार का जो मामला हुआ, उसको आप किस तरह से देखते हैं? कौन लोग हैं ये जो इस तरह से? देखिए, आज मैंने पार्लियामेंट में इस मसले को उठाया। मैंने कहा हमारे आसाम का मसला फ्लड और इरोशन है, ब्रह्मपुत्र है, जिस 50% मसाइल उससे हल होंगे। दूसरे आप कोकराझार के मसले को हल कीजिए। मैंने कहा कि अफसोस की बात है, अडवाणी जी उस वक्त जो होम मिनिस्टर थे, उन्होंने इन बोडो को दिल्ली में बुलाया और अडवाणी जी ने बोडो और इनके दरमियान, आसाम गवर्नमेंट के दरमियान एक पैक्ट करा दिया। वो पैक्ट सबसे बड़ा गलत था कि जो 21% जो बोडो है जी, 9% राभा है, वो भी ट्राइबल होने की वजह से राभा है बाद में। तो जहां 29% हमने दोनों को मिला के मान लिया, 71% 90 जो है नॉन राभा है, नॉन बोडो है। ठीक है, उनके हितों को बिल्कुल जीरो कर दिया। वो जमीन भी नहीं खरीद सकते, वहां कुछ नहीं कर सकते। उनकी जमीनें जो बाप दादा से 1.5 200 साल से 200 साल से लोग रहे, उनके सारे हुकूक आपने पामाल कर दिया और सारे हुकूक आपने बीटीडीए के लोगों को दे दिया। यहीं से बिस्मिल्लाह हुई इसकी गरीबी के। ये चाहते हैं अब इनको जो है फसादात का सिलसिला शुरू हो गया। 93 में सबसे बड़ा फसाद हुआ कोकराझार का। तो वो क्या चाहते हैं मुसलमानों को? ये चाहते हैं जो नॉन बोडो जितने हैं उनके ऊपर इतना हैरेसमेंट कर दिया जाए। ये सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं हुआ, 93 में मुसलमानों के साथ हुआ, 2012 में मुसलमानों के साथ हुआ और अभी 2014 में परसों जो हुआ ये मुसलमानों के साथ हुआ। उसके अलावा बंगाली भाइयों के साथ हुआ, कुछ राजवंशियों के साथ हुआ, सौताल के साथ हुआ, उसके बाद आदिवासियों के साथ हुआ। तो नॉन बोडो जितने वहां है वो ये चाहते हैं, क्योंकि हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुल मुख्तार बना दिया है। 29% को 71% को महरूम करके 0% करके उनके पूरे, तो उनकी जो जमीन है उसके ऊपर इनकी पूरी नजरें हैं। अब ये किसी तरीके से, पहले इन्होंने मारा, समझ लीजिए बंगाली भाइयों को मारा, कुछ राजवंशियों को मारा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जाके कूद के पड़ती है क्योंकि वो मुस्लिम नहीं है। प्लीज, मैं इसीलिए कह रहा हूँ। उसके बाद प्लानिंग से इन्होंने 93 में एक मरतबा मुसलमानों को मारा, अब 2012 में मारा और पहले ही दिन अडवाणी जी खुद गए वहां और आने के बाद, उस वक्त तो ऑपोजिशन में थे, आने के बाद कह दिया कि ये सब बांग्लादेशी आके घुसपैठ हो गया और उसके बाद ये मामला हो गया। तो ये जब तक के बांग्लादेशी का मसला नहीं बनाएंगे तो उस वक्त पूरी दुनिया से इनको हमदर्दी नहीं मिलती है। चलिए, आपको यहाँ पर रुकना पड़ेगा, वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बातचीत जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। हमारे साथ मौजूद हैं
بدरुद्दीन अजमल साहब, और बहुत वजाहत के साथ भी बता रहे हैं कि कोकराझार का तनाजा क्या है और बांग्लादेशी घुसपैठियों की जो बात की जाती है, इन्फिल्ट्रेशन की जो बात की जाती है, वो आखिर दरअसल वो क्या है। इनकी बात माने तो ये सारा कुछ नहीं बल्कि सियासी मुद्दा है, और इनके दावों में जो मुखालफीन हैं जो ये बात कर रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है। इन्होंने अपने आंकड़े भी पेश किए हैं। लेकिन अभी हमने देखा कि पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन को जब सदर जमहूरिया एड्रेस कर रहे थे तो उसमें भी ये मुद्दा आया कि बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर को नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से दरअंदाजी हो रही है उसको हल करना है। आप इस पूरे मसले को कैसे देखते हैं? क्या आपको ये उम्मीद है कि अभी जो नई सरकार आई है आपको उसका मौकफ मालूम है, मालूम है, तो क्या आपको लगता है कि इस इशू को और बढ़ाया जाएगा या इस पे कोई मुस्बत पहल होगी? नहीं, हमारा ये कहना है जैसे मोदी जी ने अपनी तकरीरों में कहा कि हम मुसलमानों के मसाइल को ब्लैकमेलिंग वोटिंग के पर नहीं ले जाएंगे, तो हम इनकी नीयत के ऊपर भरोसा करते हैं जो उन्होंने कहा कि वो ऐसा नहीं करेंगे। तो हमारे साथ आज 65 साल से हमारे ऊपर ये बांग्लादेशी इशू को लगाया गया। एक भी बांग्लादेशी यहाँ रहे हम इसको नहीं चाहते। बांग्लादेशियों का मसला हमेशा के लिए हल हो हम ये चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जब भी आप बांग्लादेशी का मसला हल करने जाएंगे आप वहाँ के मुसलमानों को, मुस्लिम तंजीमों को कॉन्फिडेंस में लीजिए, उनको बिल्कुल हटा के अगर कोई बांग्लादेश का आता है तो वो किसी न किसी मुसलमान के घर में छुपेगा। मुसलमान के घर में अभी मैंने बताया कि 1,27,000 से ज्यादा जमीन ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर में खत्म हो गया। 30 लाख लोग बेघर हो गए। अब ऐसे मुसलमान जिनका 150-150, 200 बीघे तो दूसरे को क्या पनाह दें? हजार मवेशी उनके घर में रहते थे, आज वो बेचारे भीख मांगने के लिए परेशान है। ऐसे हालात में कोई तीसरे को बुला के अपने घर में रखेगा, ये अक्लमंदी की बात समझ में नहीं आती। आपने एक बात कही कि आपको मोदी की नीयत पे शक नहीं है, लेकिन कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि जिस तेजी के साथ AIUDF ने नरेंद्र मोदी की हिमायत की बगैर शर्त के, उसके पीछे मंशा क्या थी? नहीं, देखिए, हमने कोई हिमायत नहीं की। हमारा जो बयान है उसमें ये कहा कि भाई एक नई पार्टी अभी आई है उभर के, हमारी पार्टी जितने अच्छे इश्यू बेस अच्छे काम करेगी, साफ लफ्जों में डिटेल्स में आप देखिए, इश्यू बेस जितने अच्छे काम करेगी, कौन ऐसा पागल है कि अच्छे काम कर रहे हैं तो उसके बाद भी जाके आप टकराइए उनसे। 5 साल उनको अभी तो कम से कम देख देख रहना है। तो इसलिए हमने कहा इश्यू बेस अच्छे कामों के सपोर्ट देंगे। हाँ, उन्होंने अगर उन मसाइल को टच किया, लेकिन आपकी इस हिमायत पे काफी जो मुस्लिम तंजीमें हैं उनका रद्द अमल बहुत आपके खिलाफ आया। नहीं, हमने कोई सपोर्ट तो दिया नहीं उन्हें। देखिए, आज ममता बनर्जी 34 MP लेके आई है और जयललिता तकरीबन 30-31 MP लेके आई। इतने बड़े बड़े पार्टियों को उनको हिमायत की जरूरत है, इतनी अक्सरियत 300-350 किसी की हिमायत की जरूरत नहीं, उनके किसी की मैंने आपकी बात मान ली। जब उनको किसी की हिमायत की जरूरत नहीं है तो फिर बदरुद्दीन अजमल साहब को ऐसी क्या वजह थी कि तुरंत वो अपने आप से उन्होंने ये कह दिया कि मैं हिमायत करता हूँ? नहीं, देखिए, ये मैं अपनी बात कह रहा हूँ। हमने जाती तौर पर हमारी पार्टी में मशवरा हुआ कि हमें 5 साल लोगों ने जो मैंडेट दिया है कुछ काम की उम्मीद पे दिया है। हमारे सामने ये मसाइल भी थे, कल ये बांग्लादेशियों का मसला पहले उठेगा, इन्फिल्ट्रेशन का मसला आएगा, उनके साथ मिलकर काम किया जाए, मिलजुल के मसले को हल किया जाए। मसले को इश्यू और बना के और लोगों को परेशानियों में डाल के तो हम तो मसाइल हल करने के लिए गए। हमें अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाने हैं, लोग उम्मीदों पे हमको वोट दिए, तो इसलिए हम उनके साथ कन्फ्रंटेशन में जाके हमारा पत्थर से सर टकराने से क्या फायदा होगा। एक चीज और है बदरुद्दीन अजमल साहब, आपने देखा होगा, उसमें भी आप बहुत सरगर्म रहे हैं कि हिंदुस्तान में अक्सर ये और बेशतर ये देखा जाता है कि बहुत सारे मुस्लिम नौजवान दहशतगर्दी के इल्जाम में पकड़े जाते हैं, चाहे आसाम हो, चाहे बिहार हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो दिल्ली हो। ये एक बहुत हसास मामला है और ये भी माना जाता है कि कांग्रेस की हार के पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह रही कि लोगों को ये तासुर जा रहा था। इस पूरे मसलों को नए सरकार में आप किस तरह से देखते हैं और ये जो लड़ाई है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए? देखिए, इस मामले में मेरा अपना जाती नजरिया है कि जब ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझो, पूरा शेर है कि बुरा कहे जैसे आलम उसे बुरा समझो। लेकिन मैं हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग का मैं कायल रहा हूं कि हर मामले में पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। भला कहे जिसे आलम उसे भला समझो, उसका एक दूसरा पहलू भी है। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है जहां पूरे मुल्क के लोगों ने मैंडेट दे दिया, बहुमत अक्सरियत से किसी पार्टी को दे दिया, तो आप उससे टकराएंगे या उनसे अपने मुतालबात को मनवाने की कोशिश करेंगे? आज हिंदुस्तान के मुसलमानों के लाखों मसाइल हैं। आज मोदी जी ने बहुत जज्बाती अंदाज में बयान में कहा कि जो ठेले वाला या जो रिक्शे वाला या जो साइकिल चलाने वाला ठीक करने वाला 3 पुश्तों से ठीक उसका दादा कर रहा था, बाप कर रहा था, अब उसका बेटा कर रहा है। मैं इससे मुसलमानों को निकालना चाहता हूँ। मुसलमानों के एक हाथ में मैं कुरान देखना चाहता हूँ, एक साथ में मैं कंप्यूटर देखना चाहता हूँ। उन्होंने पटना के रैली में कहा कि मुसलमान आओ, खाली हिंदुओं से लड़ोगे या गरीबी से लड़ोगे?
غریب ہندوؤں سے کہا کہ ہندو بھائی مسلمانوں سے لڑو گے یا غریبی سے، آؤ ہم سب مل کر غریبی سے لڑیں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے، دیکھیے اللہ نے ان کو پاور پہ پہنچا دیا، 5 سال مسلمانوں ان کو رہنا ہے جی. اب یہ جو ہمارے مسائل ہیں، میں نے اپنی تقریر بنائی تھی، اتفاق ہے آج ٹائم کم ملا لیکن آگے موقع آئے گا. دہشت گردی کے بارے میں جو سوکولڈ جہاد کے بارے میں باتیں چل رہی ہے ان میں پارلیمنٹ میں اپنا ویو رکھنا چاہتا ہوں. یہ جو سوکولڈ جہاد کے نام سے بات ہوتی ہے یہ مسلمانوں کا اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو بھی ہے اور اس کا کسی دھرم سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے دہشت گردی کے نام سے جو مسلمان بچوں کو یا عمر والے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، فاسٹ ٹریک کورٹس لگایا جائے. میری سجیشن تھا جو آج نہیں آ پایا، میں خط لکھوں گا باقاعدہ اور آئندہ تقریر میں بھی کبھی موقع ملے گا تو ضرور میں کہوں گا مطالبہ رکھوں. میں نے پرائم منسٹر صاحب سے یہی مطالبہ رکھا تھا کہ آپ فاسٹ ٹریک چلائیے اور یہ جو 11 سال 12 سال 15 دودھ کا دودھ، یہی لفظ سے میں نے لکھا ہے کہ دودھ کا دودھ بالی ہو جائے. اس کے بعد جو مجرم ہے ان کو جو آپ کو کرنا ہے آپ کریے، ہمارا اس میں کچھ نہیں کہنا ہے. لیکن جو مجرم نہیں ہے 11 سال 12 سال 15 سال 20 سال پورے خاندان اجڑ جا رہے ہیں، تباہی بربادی ہو جا رہی ہے کہ پورے کنبے کی بربادی ہو رہی ہے، اس کو ختم کیا جائے جلد سے جلد. بے گناہوں کو بدرالدین اجمل صاحب، مسلمانوں کا ریزرویشن ایک بہت بڑا معاملہ ہے اور بہت لمبے وقت سے یہ مطالبہ مسلمان کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ریزرویشن دیا جائے. سارے لوگوں کو، سکھ کو دیا جاتا ہے مذہب کے نام پہ، بودھ کو بھی دیا جاتا ہے مذہب کے نام پر، اور مسلمانوں کو نہیں دیا جاتا ہے مذہب کے نام پہ. آل انڈیا یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ کا موقف اس پہ کیا ہے؟ اس میں دیکھیں ہمارا جمعیت علماء کا، جو کیونکہ میں ایک جمعیت علماء کا ایک خادم ہوں، نہیں میں ایک سیاسی میں آ رہا ہوں. میں اپنی پارٹی کے پالیسی سے، جماعت کی پالیسی سے ایک دم سے الگ سے نہیں جا سکتا. وہاں ہم نے UDF بنائی، اپنے بڑوں کے دعا سے بنائی. پہلے ہمارا مطالبہ تھا، مولانا اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود گئے اور اپنے جو چندر شیکھر ریڈی تھے حیدرآباد کے چیف منسٹر، ان کے ساتھ 4-5% کی بات ہوئی، انہوں نے لاگو بھی کیا. اس کے بعد کچھ لوگ کورٹ میں چلے گئے، بند ہو گیا. مہاراشٹر کے چیف منسٹر سے جب حضرت 2-3 مرتبہ ملے اسی ریزرویشن کے معاملے میں، اسی ریفرنس سے کہ جب حیدرآباد میں ہو سکتا ہے تو مہاراشٹر میں کیوں نہیں ہوتا، تو انہوں نے وعدہ کیا تھا. اس سے پہلے چیف منسٹر جو تھے، جن کا دیہانت ہو گیا، تو انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا ولاس راؤ دیشمکھ. میں ان کے 2-3 میٹنگوں میں تھا، ساتھ میں تھا. انہوں نے کہا تھا ہم اپنی کیبنٹ بلا رہے ہیں اور بلانے کے بعد مندی صاحب ہم آپ کو بتائیں گے، ہم پوری کوشش کریں گے. آشواسن دیا تھا انہوں نے. تو جمعیت علماء کا اس وقت موقف یہ تھا. اب جمعیت علماء کا موقف یہ ہے کہ بھائی مسلمانوں کو مسلمان کے نام سے آپ نہیں دینا چاہتے، مت دیجیے. لیکن پسماندگی میں سچر کمیٹی کی رپورٹ کے حساب سے تو دلتوں سے بھی زیادہ برے حال میں مسلمان ہیں. اس لیے اس پچھڑے پن کی بنیاد پہ آپ مسلمانوں کو ریزرویشن دیں، مسلمان کے نام سے مت دیجیے. ٹھیک ہے اگر آپ کو الرجک ہے، آپ دھرم کے نام سے نہیں دینا چاہتے، حالانکہ دوسرے لوگوں کو آپ دے رہے، ہم اس کنٹروورسی میں نہیں جانا چاہتے. لیکن پچھڑے پن کے نام سے ایک اتنی بڑی کمیٹی، یعنی مسلمانوں کو ریزرویشن کیا، مسلمانوں کو ریزرویشن ملنا چاہیے لیکن پچھڑے پن کی بنیاد کے اوپر. ایک اور تنازع ہے جو ابھی تو بہت بڑا نہیں ہے لیکن لگ رہا ہے کہ یہ بڑھے گا. کشمیر کو آرٹیکل 370 کے تحت جو ایک خاص مقام دیا گیا ہے ہندوستان میں، اس کی مخالفت ہو رہی ہے اور اس پہ بحث کی بات ہو رہی ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس تنازع کو؟ دیکھیے مجھے اس معاملے میں حقیقت یہ ہے کہ بہت زیادہ گہرائی سے اس کے بارے میں علم نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں جو اگر باریکی سے آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ٹیسٹ مارکیٹنگ تھی. مودی صاحب آئے، دوسرے ہی دن منسٹری بننے سے پہلے ان کے ایک ڈپٹی منسٹر نے آرٹیکل 370 کے بارے میں بات کر دیا پورے ہندوستان سے. نہیں، یہ اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ مانا جا رہا ہے کہ صرف یہ معاملہ آرٹیکل 370 کا نہیں ہے، اس کے بعد پھر یونیفارم سول کوڈ اور پھر رام جنم بھومی کا معاملہ بھی آئے گا. تو اس کے بعد اس کو ایسا لگتا ہے جیسے بالکل پورے معاملے کو رول بیک کر لیا، جی بالکل سرد خانے میں ڈال دیا. اب کیا حکمت ہے، کب آئے گا نہیں آئے گا، اس کو لے کے ہمیں کب آنے والا شیر آئے گا، اس کے ڈر میں ہم کیوں رہے. لیکن ان کے سامنے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایشو ضرور ہے، وہ کیسے ہینڈل کریں گے ان کے اپنے لوگ ہیں کہ ان پورے معاملات کو، ان چیزوں کو، اتنے بڑے بڑے کنٹروورشل معاملے کو شاید وہ ذرا حکمت سے لیں گے، اتنی جلدی شاید وہ ہاتھ نہیں لگائیں گے. ناظرین، ابھی آپ بات چیت دیکھ رہے تھے بدرالدین اجمل صاحب سے. وہ انہوں نے بہت وضاحت کے ساتھ کوکرا جھار تنازع، جو درندیزی کا تنازع ہے وہ، اور بہت سارے مسلم مسائل پہ بات چیت کی. ایک بات جو بہت اہم انہوں نے کہی کہ مجھے نہیں لگتا کہ نریندر مودی وزیر اعظم کے طور پہ جو متنازع معاملے ہیں، چاہے وہ یونیفارم سول کوڈ کا ہو، چاہے رام جنم بھومی کا ہو یا آرٹیکل 370 کا ہو، اس کے اوپر کوئی پیش رفت کریں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس پہ ان کے اوپر پریشر ضرور پڑے گا
جو دوسرے ہندو آرگنائزیشن ہیں ان کی طرف سے ان کے اوپر پریشر پڑے گا، لیکن بدرالدین اجمل صاحب کا یہ ماننا ہے کہ اس میں وہ کہیں نہ کہیں حکمت عملی سے کام لیں گے اور یہ جو اشتعال انگیز چیزیں ہیں اس سے وہ پرہیز کریں گے۔ آج تک میں بس اتنا، اگلے ہفتے پھر کسی نئی شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، آداب۔